नमस्कार सभी को। मैं निशान। तिब्बत की हिस्ट्री हम जान चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब तिब्बत का मैंने जैसा आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि तिब्बत कैसे बसा हुआ है, तिब्बत का भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ पर किस तरह का जनजीवन है, क्या सांस्कृतिक है, क्या कुछ है। तो इसी दिशा में आज तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आज जानेंगे और साथ में जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वहाँ के लोगों का जीवन चल रहा है। और इसी वीडियो में मैं आप सभी के लिए 36 बेसिक पॉइंट्स जो तिब्बत के बारे में शायद ही बहुत लोग नहीं जानते होंगे, वो सभी मैंने इसी वीडियो में लेकर आया हूँ। सभी वो फैक्ट्स हैं जिनमें से बहुत सारे तो हमें पता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं कि वो बाहर किस तरह से हैं। जैसे हम जानते हैं कैलाश पर्वत, लेकिन पता नहीं उसकी लोकेशन क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो इस तरह के कुछ 36 फैक्ट मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। आप तिब्बत के बारे में आज मैं गारंटी देता हूँ कि आप पूरी तरह से उसको समझ पाएंगे कि तिब्बत आखिर है क्या। तिब्बत दुनिया की छत। आखिर इसे दुनिया की छत क्यों कहा जाता है? जैसे हम अपना घर बनाते हैं, थोड़ी से 10-12 फीट 15 फीट के बाद छत दे देते हैं, फिर एक नया फ्लोर देते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो इस तरह से एक हाइट डिसाइड कर देते हैं कि ये छत हो जाती है। अब दुनिया हमारी एक लेवल पे बसी हुई है जिसको मैदान बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। लेकिन ये तिब्बत ऐसा है कि प्लेट्यू पार्ट है जिसमें एक हाइट है, जो हाइट नियर बाई 3850 मीटर से अबो ही है। और अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट और बेसिक लोअर हाइट को एवरेज में करेंगे तो इसकी एवरेज हाइट निकलती है 5000 मीटर्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। सेकेंड, everyone know very well Mount Everest is the part of Nepal, but mostly are thinking Mount Everest is the only part of India and Nepal, but more than or nearby half its part sharing with तिब्बत। यानी माउंट एवरेस्ट का जो बेस है, हाइट एक पिक है, लेकिन इसका बेस मोस्टली तिब्बत और नेपाल में ही है। थर्ड, दुनिया की छत यानी दुनिया का सबसे ऊंचा शहर लासा, वो इसकी राजधानी है, तिब्बत की राजधानी है। और पूरा तिब्बत प्लेट्यू पार्ट है और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण, यानी हम जो जानते हैं ज्योग्राफिकल साइंटिफिक रीजन होते हैं कि 165 मीटर्स अबो जाने के बाद हमारा एनवायरनमेंट 1 डिग्री टेम्परेचर लेस कर देता है। तो इतने ऊपर जाने के बाद नियर बाई 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब वहाँ कोल्ड हो जाती है, और कोल्ड है तो रेन नहीं रही। सो यहाँ पर रेन ना होने के कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई क्लाइमेट है। यहाँ पर पूरे साल में सिर्फ 46 सेंटीमीटर स्नोफॉल होता है, नॉट रेनफॉल, स्नोफॉल। और 46 सेंटीमीटर से इक्वल टू 18 इंचेस, और वो भी इन ए ईयर ओनली 2-3 मंथ्स विंटर सीजन। सो ऑल ईयर नियर बाई 9 to 10 मंथ्स ड्राई मंथ्स। और मैंने आपको बताया कि इतना ऊंचाई पर है, इसीलिए यहाँ पर 165 मीटर्स वाला रूल लागू होकर के ये ठंड रहती है। नेक्स्ट, अब जब इतनी ठंडी जगह है जहाँ पर लोग भी रहते हैं, तो उस पार्ट को स्पेशली ठंडा रीजन अनाउंस किया जाता है। और हमारे अर्थ के सबसे कोल्डेस्ट रीजन अंटार्कटिका और आर्कटिका, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। बट ये भी तो एक ऐसा रीजन है जो हाईएस्ट पिक के साथ, माउंटेन्स रेंज के साथ है, तो इसको अर्थ का थर्ड पोल बोला जाता है, यानी धरती का तीसरा ध्रुव।
अब इतनी ऊंचाई पर है, ग्लेशियर्स बने हुए हैं, ग्लेशियर्स के ऊपर वर्ल्ड के ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं, बर्फ पिघलती है, तो पानी बनता है और वो पानी तिब्बत में बनी हुई झीलों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो तिब्बत एक ऐसा देश है जिसमें अकेले 1500 के आसपास झीलें हैं, लेक्स हैं, और इन्हीं में मानसरोवर जैसी शुद्ध पानी की झील, नामत्से खारे पानी की झील, चाइना की सेकंड लार्जेस्ट झील है। सो बड़ी बड़ी झीलें वहां पर हैं। तीसरा एक बात, यहाँ के लोग जब कोल्ड होती है तो ऊपर वाला रीजन छोड़ के नीचे वाले रीजन में आते हैं, जैसे ही गर्मी होती है नीचे वाला रीजन छोड़ के ऊपर जाते हैं। तो अपने साथ एनिमल्स को लेके चलते हैं। तो ऐसे लोगों को घुमंतु यानी घूमने वाले या खानाबदोश लोग कहते हैं। तो यहाँ की नियर बाई 40% पॉपुलेशन खानाबदोश यानी घुमंतु प्रवृत्ति की है, यानी ऐसे लोग हैं। नेक्स्ट, अब इतनी झीलें हैं, झीलों में पानी भर रहा है, तो यहाँ से हमारे एशिया की 6 सबसे बड़ी नदियाँ निकलती हैं। जैसा सभी को मैं बता दूं, मानसरोवर से निकलने वाली सांगपो तिब्बत में नाम लिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो असम में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश के बाद, उसका नाम ब्रह्मपुत्र कर देते हैं। तो वो नदी भी मानसरोवर तिब्बत से ही निकलती है। 2001 में चाइना ने बताया कि तिब्बत में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसके अगेंस्ट में अभी तिब्बत में अगेंस्ट में भी खड़े हुए हैं कि यहाँ पर नेचुरल हरेसमेंट होने वाली है, यानी नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो वो इसके अगेंस्ट में खड़े हैं। और इसके बारे में जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको, कैलाश पर्वत जो हम जानते हैं शिवा के लिए बोलते हैं कि शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका है। वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर किसी को कैलाश पर्वत पर जाना है तो वो तभी जा सकता है जब एक आदमी खुद पक्षी बन जाएगा, यानी उड़ के ही जाया जा सकता है। तो उसकी ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर चढ़ा नहीं जा सकता। इकोनॉमी, आखिर वो तिब्बत का सरवाइव होने का क्या इफेक्ट है, कैसे वो रहते हैं, उनके पीछे क्या रीजंस हैं। तो तिब्बत में कुछ ऐसा स्पेशल खेती और पर्यटन को छोड़ के, टूरिज्म को छोड़ के कुछ है नहीं। तो वहाँ खेती होती है और खेती में जौ, गेहूं, राई, आलू के साथ फल और सब्जियां। और दूसरा, वहाँ पर बौद्ध धर्म है, तो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, शांति की तलाश में ऊंचे प्लेसेस पे जाते हैं, लामाज बनते हैं, वहाँ लामा रहते हैं, जैसे दलाई लामा था। तो वहाँ जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं मंदिरों में रहते हैं, मठों में रहते हैं। उन्हीं को देखने के लिए और उसे तिब्बत नेचर ब्यूटी को देखने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, तो उसको टूरिज्म बोल देते हैं। वो टूरिज्म के बेस पे ही वहाँ पर इनकम होती है। लोग वहाँ पर इनकम सोर्स कहाँ से इकट्ठा करते हैं, वो है तिब्बती टोपी बनाकर बेचते हैं, स्पेशल फेमस है। सोने चांदी के गहने, लकड़ी का सामान, कुछ खिलौने, कपड़े, रजाइयाँ, तिब्बती कालीन, यानी स्पेशल जो कोल्ड रीजन में स्पेशल बनते हैं, जैसे जम्मू में मलमल, पश्मीना शॉल, तो उसी तरह तिब्बत का कालीन। ये सब चीजें रही इसके इकोनॉमी बेस्ड। अब भेड़ बकरी पालन, भैंस, ऊंट, याक और घोड़े, इनको अपने दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब चाइना ने इसके ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है, अपने अधीन रखा है, अंडर में रखा है। तो चाइना ने इनको एक रियायत क्या बोल सकते हैं कि इनको डिस्काउंट ही दिया हुआ है एक किस्म से, कि जैसे भी ये किसी भी तरह की इनकम लेते हैं, हमारे इनकम टैक्स लगता है, जैसे इनकी कोई भी इनकम होती है उसको फ्री किया हुआ है। बल्कि इनकम इतनी कम होती है वहाँ के रीजन की, तो 90% जितना इनका पूरे साल में एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, उसके 90% चाइना खुद प्रोवाइड करवाता है। और तिब्बत के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उन्हीं लोगों से ये इस तरह का टैक्स वसूल करता है, कलेक्ट करता है। कल्चरल स्पेशलिटीज, वहाँ पर मेन लीड में बौद्ध धर्म है।
जबकि साथ में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है। और बौद्ध धर्म में मेन स्पेशलिटी क्या है? वो अपने आर्ट, म्यूजिक और फेस्टिवल्स को स्प्रेड करते, फैलाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वहाँ के लोगों ने जो घर बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, उसमें आपको भारतीय और चीनी, यानी वो दोनों के बीच का मिक्सअप है। इस तरह से उसका वास्तुकला का निर्माण किया है। वहाँ का फेमस खाना क्या है? भुने हुए जौ, याक का मांस, मक्खन वाली चाय, वो स्पेशलिटीज़ है। वहाँ की लैंग्वेज क्या है? वहाँ मेन तिब्बती भाषा ही है, लेकिन बर्मी भाषा के साथ साथ वहाँ जो लद्दाख का रीजन से कनेक्टेड एरिया है तो लद्दाखी, सिक्किम से कनेक्टेड एरिया सिक्किमी, और नेपाल से नेपाली। तिब्बत भाषा की अपनी लिपि है जो ब्राह्मी लिपि से मिलती है, और ये अपनी भाषा लद्दाखी और दोजोगंज के साथ शेयर करती है। पहली तिब्बती इंग्लिश डिक्शनरी और ग्रामर 1834 में अलेक्जेंडर सोमा दे कोर्स ने लिखी थी। और 2001 में जो वहाँ पर बधिर हैं, जिनको सुनने में परेशानी है, बहरे हैं, वैसे लोगों के लिए स्थानीय सांकेतिक भाषा का निर्माण किया गया और 2001 से उसको फैलाया जा रहा है। अब देखते हैं तिब्बत के बारे में अनसुनी 36 बातें। कुछ बातें मैंने यहाँ पर बता भी दी, अब उन्हीं को देखते हैं उनके साथ और क्या क्या स्पेशलिटीज रही हैं। तिब्बत एक ऐसा देश है जो 1913 में आज़ाद हो गया था, परंतु आज फिर चाइना के अंडर में है, यानी वो आज एक ऑटोनोमस रीजन है। सेकंड, तिब्बत के लिए जो भी आवाज़ उठाता है, जो भी चाहता है कि तिब्बत आज़ाद हो, या तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या उसको टॉर्चर किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि लोग जल करके मर रहे हैं वहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हुए, इस तरह की। थर्ड, तिब्बत में सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं है, उसके साथ मुस्लिम और ईसाई माइनॉरिटी में हैं और बड़े अच्छे से रहते हैं। फोर्थ, तिब्बत ने अपना अलग ध्वज चुना, परंतु चीन की वजह से वहाँ पर फहराना अलाउड नहीं है। और अलाउड इतना ही नहीं है कि वहाँ पर कोई इसकी ड्राइंग भी नहीं बना सकता। अगर कोई ड्राइंग भी बनाता है और पता चलता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तिब्बत में भारतीय चीनी दोनों देशों की वास्तुकला देखने को मिलती है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये भी बताया कि तिब्बत की मुख्य भाषा तिब्बती ही है, जबकि कहीं कहीं लद्दाखी, नेपाली, सिक्किमी और बर्मी बोली जाती है। साथ में मैंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे तिब्बती भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि से मिलती है। यहाँ का मुख्य भोजन भुने हुए जौ, याक का मांस और मक्खन वाली चाय है। तिब्बत की औसत ऊंचाई लगभग 5 किलोमीटर है। तिब्बत पूरा पठारी भाग है और इतनी ऊंचाई पर बसे पठारों के कारण ही इसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत में बहुत कम बारिश होती है, और बारिश होती है तो वो भी स्नोफॉल में, यानी यहाँ पर लगातार 9 महीने सूखा रहता है और सारी कुल मिलाकर सिर्फ 46 सेंटीमीटर 46 सेंटीमीटर या 18 इंचेस और 18 इंचेस बर्फ गिरती है। इसीलिए इसको थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, धरती का तीसरा ध्रुव। यहाँ पर 1500 झीलें हैं, जिसके कारण इसको झीलों का घर भी कहा जाता है। झीलों का घर तिब्बत को ही कहा जाता है। यहाँ मीठे पानी की मानसरोवर झील और खारे पानी की झील नामत्सो फेमस हैं। इतनी झीलों के कारण ही तिब्बत को वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे तिब्बत के जो शुद्ध जल है, इससे एशिया में जितना फैलाव है वो वर्ल्ड का 46% को सिर्फ तिब्बत कंप्लीट करता है। यानी विश्व की 46% जनसंख्या तिब्बत के वाटर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट 18th, एशिया की 6 बिगेस्ट रिवर लाइक एज ब्रह्मपुत्र, सिंधु, येलो रिवर, ये सारी तिब्बत से ही निकलती हैं। सूखा है लेकिन रिवर्स सबसे बड़ी भी है। स्पेशल वन थिंग, तिब्बत में कोई KFC नहीं है। जो बर्गर खाने चलते हैं, चिकन खाने चलते हैं, क्यों? क्योंकि दलाई लामा ने बताया कि इसमें मांस की मिलावट की जाती है। तो वहाँ के लोगों ने आध्यात्मिक रूप से जुड़ते हुए वहाँ पर किसी भी तरह का KFC से सामान लेना बंद कर दिया, तो वहाँ पर फ्लॉप होके KFC बंद किया गया। ये अनोखी बात
कि तिब्बत में लोगों को मरने के बाद खुले में गिद्धों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। अब गिद्ध उनको नोच नोच के खाना खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो लोगों का मानना है कि गिद्ध मृतक जो डेड बॉडीज हैं उनको हेवन स्वर्ग लेके जाते हैं। 21 दुनिया का सबसे ऊंचाई पर लंबा रनवे जहां पर फ्लाइट्स जेट्स उड़ते हैं वो तिब्बत में ही है और वो हाईएस्ट रेंज पे है और उसकी लेंथ 18,045 फीट्स है, नियर बाई 6,000 मीटर। यहां आपको घूमने के लिए वीजा पासपोर्ट तो लगेगा, लेकिन साथ में घूमने के लिए आप कहां घूमने जा रहे हो इसके लिए आपको परमिट लेना कंपलसरी है। आपके पास वीजा है, पासपोर्ट है, लेकिन आपके पास परमिट नहीं है और आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। ये यहाँ की एक स्पेशलिटी है। यहाँ के 40% लोग खानाबदोश हैं। अब 24 मेन हमारा एक ब्लड प्रेशर डिसाइड किया गया है। अगर ज़्यादा है तो बोलते हैं कि अरे इसको तो हाई बीपी है। यहाँ के जो लोग रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर सी लेवल पर रहने वाले लोगों का डबल होता है। क्यों? क्योंकि जितनी ऊंचाई पर रहते हैं उतनी ऊंचाई पर रहने के लिए उनको ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ के लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। 25 तिब्बत चीन को जोड़ने वाली सिर्फ एक रेलवे लाइन है जो हाईएस्ट एरिया 5072 मीटर ऊंचाई तक जाती है, जिस रेल में डॉक्टर भी साथ में रखे जाते हैं कि किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हालांकि इसमें एक बार एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से इसमें हार्ट पेशेंट्स के लिए जाना बंद कर दिया गया। 26 कैलाश पर्वत भी तिब्बत में ही है। 27 लामास देखते हैं, साधु देखे, लेकिन तिब्बत में उड़ने वाले साधु भी देखे जाए। यानी लोगों का दावा है कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के लामा हैं वो उड़ते भी। 28 एक स्पेशलिटी कैलाश पर्वत को मानते हैं तो इसी बारे में एक ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। दूसरा, इसके साथ ही 29 तिब्बत के प्रसिद्ध स्थल पोटाला पैलेस जहां पर लामा रहते हैं, दलाई लामा 14 तक सभी इसी पैलेस में रहे हैं और ये 637 ईस्वी में बना था, आज से लगभग 1400 साल पहले। और इसी के सामने है जोखांग मंदिर जो उसी समय का बना हुआ है और ये नेशनल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। 30 नॉर्बलिंग गर्मियों के लिए लामाओं का दूसरा घर है जो 89 एकर्स में फैला है और ये वहाँ का तिब्बत का सबसे बड़ा गार्डन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लासा में ठंड पड़ती है तो सभी लामा नॉर्बलिंग में आ जाते हैं। 31 2010 के अकॉर्डिंग, सेंसस 2010 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे तिब्बत में 30 लाख टिबेटन पीपल्स हैं। एक मेन रोचक बात 32, अगर आज तिब्बत आज़ाद होता, फ्री होता, तो आज ये विश्व का 10th बिगेस्ट कंट्री होती। 33 चीन ने तिब्बत को कर मुक्त करके खर्च का 90% भी देता है, मैंने आपको बताया। 34 मैंने बताया कि 2001 में बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा को मानकीकृत किया गया। और 35 पहली तिब्बती इंग्लिश डिक्शनरी और ग्रामर अलेक्जेंडर क्षोमा दे कोरस ने 1834 में लिखी थी। ये सभी मेन तिब्बत के बारे में जिनको अगर हम जान जाते हैं तो हमें लगता है कि हम तिब्बत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब देखिए घुमंतो पर्वती 136 जो वर्ल्ड में सिल्क रूट है, सिल्क रोड बोला जाता है, उसका बहुत बिगेस्ट पार्ट तिब्बत से होकर के जाता है। और एक और रोचक बात बताऊं, तिब्बत में जो कुत्ते पाले जाते हैं वो एवरेज इंडियन जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनसे डबल साइज के माने जाते हैं, पाए जाते हैं, माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई लोगों का क्रेज है कि वहाँ पर अपने साथ में कुत्तों को रखते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि दूसरे लोग भी इस तरह से एक एक देश को जान सकें। और इसी तरह मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा ताकि आपको बहुत कुछ जानने को मिले। अभी एक देश की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बाद फिर स्टेट्स के भी लेकर आऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।